friends, welcome back to my channel UPSC Adventures. So today we are going to start reading India's Ancient Past by R.S. Sharma. It's a very important book for ancient history for UPSC. So without further ado, let's get started. Today we will be starting our first chapter. Our first chapter is the significance of ancient Indian history. Our first topic is importance of the ancient history. Let's start. The study of ancient Indian history is important for several reasons. बहुत से reasons की वजह से ancient Indian history पढ़ना ज़रूरी है. It tells us how, when and where people developed the earliest cultures in India. कहाँ, कब और कैसे people ने earliest cultures India में develop किया था. How they began undertaking agriculture. एग्रीकल्चर शुरू कैसे किया उन्होंने, स्टॉक रेजिंग कैसे शुरू किया, which led their life to be secure and settled. It shows how the ancient Indians discovered and utilized natural resources. Natural resources को कैसे उन लोगों ने डिस्कवर किया, कैसे उन लोगों ने यूज़ किया, वो सब भी पता चलता है हमें. How they created the means for their livelihood तेरा लाइफ कैसे चलाना शुरू किया उन लोगों ने, ये भी पता चलता है. We get an idea of how the ancient inhabitants make arrangements for food. Food कैसे ढूंढते थे, shelter कहाँ ढूंढते थे, transport कैसे बनाते थे. How they took to farming कैसे करते थे, क्या उनको क्या मोटिवेट किया फार्मिंग करने के लिए, स्पिनिंग कैसे शुरू किया, वीविंग, मेटल वॉकिंग एक्सेट्रा. फिर उन्होंने फॉरेस्ट्स को क्लियर करना शुरू किया, फाउंडेड विलेजेस से उन लोगों ने सिटीज़ फाउंड किया, सिटीज़ से इवेंचुअली लार्ज किंगडम्स. पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो हाउ टू राइट. जब तक उन लोगों को पता नहीं है लिखना कैसे है, पीपल को हम लोग सिविलाइज नहीं बोल सकते. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग प्रिविलेंट इन इंडिया टुडे आर ऑल डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स. पुराने स्क्रिप्ट से आज की राइटिंग्स डेवलप की है. It is also true that the languages that we speak today are the languages have roots in the ancient times and have developed through the ages. आजकल जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसका रूट्स एंशियंट टाइम्स में, पुराने ज़माने के लैंग्वेजेस में ही है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Ancient Indian history is interesting because many races, tribes intermingled in early India. पुराने इंडिया में बहुत सी रेसेस, बहुत सी ट्राइब्स आई हैं. द प्री एरियंस आए थे, इंडो एरियंस आए, ग्रीक्स आए, स्काइथियंस आए, हुनाज आए, टर्क्स आए. उन सब ने आके इंडिया को अपना होम बनाया. Each ethnic group contributed its mire to the evolution of Indian social system, art, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर. इन सभी लोगों ने आके इंडिया के सोशल सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आर्ट में दिया, आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया, लैंग्वेजेस में कंट्रीब्यूट किया एंड लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया. All these peoples and their cultural traits commingled so inextricably that currently they can't be clearly identified in their original form. Commingled का मतलब है mix और blend, और इनएक्सट्रिकेबली का मतलब है इम्पॉसिबल टू सेपरेट. तो इन लोगों ने ऐसे हमारे कल्चर में ब्लेंड हो गए, घुल मिल गए कि आज उन लोगों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है. A remarkable feature of ancient Indian culture has been the intermingling of the cultural elements from north to south, from east to west. पूरे इंडिया के जो कल्चर्स है वो इंटरमिंगल हो गए एक साथ. The Aryan elements are equated with the Vedic and Puranic culture of the north. Aryan elements को हम किसके साथ डिनोट कर सकते हैं? वैदिक और पुराण. वेदा और पुराण में जो कल्चर दिखाए गए नॉर्थ के, वो एरियन एलिमेंट्स थे. Pre-Aryan elements with the Dravidian and Tamil culture of the south. Dravidian और Tamil culture south के साथ हम Pre-Aryan elements को equate कर सकते हैं. Munda, Dravidian and other non-Sanskritic terms, ये इन लोगों के जो non-Sanskritic terms थे वो वैदिक टेक्स्ट में पाए जाते हैं. अबाउट टाइमलाइन है 1500 to 500 BC के अंदर जो वैदिक टेक्स्ट लिखे गए हैं वो Pre-Aryan terms उसमें है. वो टर्म्स क्या क्या है?
इंस्टीट्यूशंस है, प्रोडक्ट्स के बारे में है, सेटलमेंट्स के बारे में है। पेनिनसुलर एंड नॉन वैदिक इंडिया, ये जो पोर्शन है इंडिया का, ये है पेनिनसुलर और नॉन वैदिक इंडिया। मेनी पाली एंड संस्कृत टर्म्स जो गैंजेटिक प्लेन्स में हैं, उन लोग गैंजेटिक प्लेन्स में वो लोग डेवलप हुए, वो भी अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट संगम लिटरेचर में वो पाए जाते हैं, विच इज़ रफली यूज्ड फॉर, लिखा गया था उसको 300 BC से AD 600 के बीच में लिखा गया था और यूज़ किया गया संगम लिटरेचर। उसमें गैंजेटिक प्लेन्स के पाली और संस्कृत टर्म्स मिलते हैं। उसके बाद द ईस्टर्न रीजन इनहेबिटेड बाय द प्री एरियन ट्राइबल्स हैव देयर ओन कंट्रीब्यूशंस। ईस्टर्न रीजन जो है वो प्री एरियन ट्राइबल्स के वो लोग इनहेबिट करते थे, उन लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन है। पीपल ऑफ दिस एरिया स्पोक मुंडा और कोलियरी लैंग्वेज। इस जगह के लोग मुंडा और कोलियरी लैंग्वेजेस बोलते थे। सेवरल टर्म्स दैट सिग्निफाई द यूज ऑफ कॉटन, नेविगेशन, डिगिंग स्टिक्स एट्सेट्रा into the Indo-Aryan languages have been traced to the Munda languages by the linguists। बहुत से टर्म्स, कॉटन की यूज़ के टर्म्स, नेविगेशन के टर्म्स जो अभी इंडो एरियन लैंग्वेजेस में है, वो कुछ ट्रेस किए जा सकते हैं मुंडा लैंग्वेज से, ऐसे लिंग्विस्ट्स बोलते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी मुंडा पॉकेट्स इन छोटानागपुर प्लेटो एंड द रेमिनेंट्स ऑफ मुंडा कल्चर इन इंडो एरियन कल्चर आर फेयरली स्ट्रॉन्ग। ये छोटानागपुर प्लेटो में मुंडा पॉकेट्स अभी है और वो मुंडा कल्चर के जो रेमिनेंट्स है वो इंडो एरियन कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। Many Dravidian terms too are found in the Indo-Aryan languages। Dravidian terms भी Indo-Aryan languages में found मिलते हैं और फोनेटिक्स और वोकेबुलरी में जो चेंज आया है उसका बेसिस भी बहुत से Dravidian इन्फ्लुएंस है। इंडिया में बहुत से रिलीजन डेवलप किया था। एंशियंट इंडिया सॉ द बर्थ ऑफ ब्रह्मनिज्म और हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, लेकिन ये सारे जो रिलीजन्स थे वो इंटरमिंगल्ड और इंटरैक्टेड थे। वो रिलीजन्स अलग अलग डेवलप नहीं हुए थे, वो रिलीजन्स हर वक्त इंटरैक्शन में थे। इंडियंस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, observe social customs, follow certain common styles of life. Our country shows a deep underlying unity despite great diversity। हम लोगों के कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, हम लोग सोशल कस्टम्स अलग अलग है, लेकिन हम उसके अलावा भी एक डीप यूनिटी है हमारे में। दैट्स वाई इंडिया हैज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। The ancients strove for unity. The Indian subcontinent was geographically well defined and its geographical unity was supplemented by the cultural integration. There existed many states, languages, cultures and communities. Gradually people developed territorial identity। बहुत से languages, बहुत से cultures थे, लेकिन धीरे धीरे पीपल ने एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी फॉर्म किया था। वो टेरिटोरीज को हम क्या कहते थे? जनपद। टेरिटोरीज को हम जनपद कहते थे और अलग जनपद अलग अलग ट्राइब्स के नाम पे था। बट होल ऑफ द कंट्री केम टू बी नोन एज आर्यवर्ता आफ्टर द डोमिनेंट कम्युनिटी आर्यंस। आर्यवर्ता डिनोटेड द नॉर्दर्न पोर्शन एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न सी कोस्ट। The other name of India came to be known as Bharatvarsha or the land of Bharata। Bharata is a tribe or a family। हम लोगों को उसके बारे में पता चलता है ऋग्वेदा और महाभारत से। भारतवर्षा टर्म महाभारत और पोस्ट गुप्ता संस्कृत टेक्स्ट में मिलते हैं। 9 डिविजन्स ऑफ द अर्थ कहते थे उस वक्त, उस 9 डिविजन में भारत एक डिविजन है। द टर्म भारती और एन इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया ऑकर्स इन द पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट। Iranian inscriptions are important for the origin of the term हिंदू। हिंदू जो टर्म आया है वो ईरानियन इंस्क्रिप्शन से आया है, क्योंकि ईरानियन लैंग्वेज में एस बिकम्स एज, सो एस सिंधु जो सिंधु घाटी इंडस रिवर, वहाँ से जो सिंधु से वो लोग सिंधु नहीं कह सकते थे, वो लोगों ने हिंदू कहा। तो पहले के ज़माने में हिंदू वॉज अ टेरिटोरियल यूनिट, नॉट अ रिलीजन और अ कम्युनिटी।
Our ancient poets, philosophers and writers viewed the country as an integral unit. पूरे country को एक unit की तरह देखा है हमारे पुराने philosophers and writers ने. जो लैंड हिमालय से केप कॉमरिन तक स्ट्रेच करते थे वो रूल्ड बाय अ सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क. ऐसा जो मोनार्क है जिसका लैंड हिमालय से केप कॉमरिन, इधर ब्रह्मपुत्र से उधर बियॉन्ड द इंडस स्ट्रेच करता था, उसको कहते थे चक्रवर्तीज. तो ऐसे चक्रवर्ती राजा 2 बार आए थे. दिस form of political unity was attained at least twice in ancient times. In the 3rd century BC, Ashoka extended the empire over the whole of India, bearing the extreme south. Extreme south को छोड़कर अशोका ने पूरा इंडिया पे अपना राज किया था. His inscriptions are scattered across a major part of the Indo-Pakistan subcontinent up to Afghanistan. अफगानिस्तान तक उसके अशोका के inscriptions मिलते हैं. Again in the 4th century AD, समुद्रगुप्ता ने victorious army create किया था from Ganga to the borders of the Tamil land. In the 7th century, Chalukya king Pulakeshin defeated Harshavardhana, who was called the Lord of the North India. The unity of India was also recognized by foreigners. They first came into contact with the people living in the Sindhu or the Indus, and so they named the entire country after this river. Foreigners लोग वहाँ सिंधु इंडस रिवर्स के वहाँ से पास के थ्रू आते थे. पीपल वहाँ के जो पीपल रहते थे, फॉरेनर्स का इंटरेक्शन पहले उन लोगों के साथ हुआ था. उन्होंने सिंधु और इंडस के लोगों को हिंदू बोलना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने पूरे कंट्री का नाम ही वही रख दिया. द वर्ड हिंद और हिंदू इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु यूज्ड ऑन द सेम बेसिस. द कंट्री केम टू बी नोन इंडिया, विच इज़ वेरी क्लोज टर्म फॉर इट. इंडिया केम टू बी कॉल्ड हिंद. हिंद पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में इंडिया को हिंद बोलते थे. इन द कुशन टाइम्स इरानियन रूलर्स कॉन्कर्ड सिंध एरिया एंड नेम्ड इट हिंदुस्तान. कुशन पोस्ट कुशन टाइम में इरानियन रूलर्स ने सिंध एरिया को कॉन्कर किया और उसका नाम रखा हिंदुस्तान. इन 3rd century BC, Prakrit served as the lingua franca across the major part of India. Ashoka's inscriptions were inscribed in Prakrit में लिखा जाता था, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे. Later, Sanskrit acquired the same position and served as the state language in many parts of India. This after Gupta area, after the decline of the Gupta period, the official documents were still written in Sanskrit. Another notable fact is that the ancient epics Ramayana and Mahabharata was read with the same zeal and devotion in the Tamil land as in the Banaras and Takshila. There were various versions of epics produced in different local languages. अलग अलग लोकल लैंग्वेज में महाभारत और रामायण को लिखा गया था. इन इंडिया द वर्ना और द कास्ट सिस्टम डेवलप्ड विच इवेंचुअली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. और जो कास्ट सिस्टम था वो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को भी इन्फ्लुएंस करते थे. इवन जो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में वो भी सम ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदुइज्म को फॉलो करते थे. तो रेलिवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें से हमें देखने को मिलता है पास्ट में हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है एकदम ओल्ड सोसाइटी से न्यू सोसाइटी में. एक सोसाइटल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. पहले लोगों ने फॉरेस्ट क्लियर किया, फिर उसमें विलेजेस बनाए, फिर सिटीज़ बनाए, फिर किंगडम्स, फिर जनपद बने. और जो एक एंशिएंट पास्ट हमें एग्जामिन करने को मिलता है कि जो प्रेजुडिसेस थे उस वक्त, जो कास्ट सिस्टम को इतनी दिनों तक हेल्प किया था सस्टेन करने में, वो भी देखने को मिलता है. सो क्रोनोलॉजी देखते हैं. 1500 से 500 BC द्रविडियन एंड नॉन संस्कृतिक टर्म्स फाउंड इन द वैदिक टेक्स्ट. 300 BC to 600 AD Sangam literature. 3rd century BC Prakrit as the lingua franca. AD 4th century onwards Sanskrit is the state language. So today we read about the first chapter of the Indian ancient past, that is the significance of the ancient Indian history. Ancient Indian history पढ़ने की significance क्या है ये हमने आज सीखा. Next day we will read our next chapter, that is
modern historians of ancient India. So thank you for watching the full video. If you like the video and like my content, please subscribe to the channel, and if you like the content, please give a big fat thumbs up, and for any suggestions please comment. Thank you. We'll meet in the next video. Thank you everyone.